ओए, आप बिल्कुल सही जगह पर हो। नोट बीएल सीरीज सेकंड एपिसोड का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल और इसी वीडियो पे मिलने वाला है। अब रिकैप में पता कर लेते हैं कि फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या देखा था। भाषा जिसे पहली बार पता चलता है बीटा, अल्फा, ओमेगा जैसा कुछ होता है। वैसे तो उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, सिंपल थी, लेकिन फिर उसकी मुलाकात हो जाती है नाखून से। बात करें नाखून की तो वो एक ट्रू अल्फा है और बिना किसी नोटिफिकेशन के फासा को बाइट कर लेता है और यहीं से शुरू हो जाता है सेकंड एपिसोड। मेरे बकवास को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाषा के आंख खोलने से। झटका लग जाता है उसे जब पता चलता है कि वो किसी अजनबी के साथ है। अभी नाखून कहता ही है कि ज्यादा हरकतें मत करो, सरदर्द होगा, कि भाषा को सच में जबरदस्त हेडेक होने लगता है। नाखून जब कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सारी जिम्मेदारी मैं लूंगा, तो भाषा पूछता है किस जिम्मेदारी की बात कर रहा है वो, और उसने कल रात भाषा को काटा क्यों, क्या वो कोई डॉगी है। इसी के साथ भाषा का दर्द भी बढ़ता है और नाखून भी कहता है उसके काटने पर उन दोनों के बीच एक बॉन्ड बन गया है। यहाँ भाषा समझ तो जाता है फिर तो नाखून एक अल्फा है, लेकिन फिर नाखून ने उसे क्यों काटा और वो क्या है। तो यहाँ नाखून ये कहकर समझाने की कोशिश करता है कि दरअसल वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया। रही बात भाषा की तो वो एक ओमेगा है और काटने के वजह से जो बंधन दोनों के बीच बंधा है, तो अब भाषा का किसी और पर दिल नहीं आ सकता। भाषा कहता है पहली बात बकवास की बात मत करो और दूसरी बात मैं किसी रिलेशनशिप के लिए फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नाखून कहता है कि भाषा की स्मेल उसे अच्छी लग रही है, तो भाषा बोलता है ये उसके नहीं, उसके परफ्यूम की स्मेल है। अगर इतनी ही अच्छी लग रही है तो बॉटल लाकर दे देगा, कम से कम यू रैंडमली किसी को भी पकड़कर काटने की आदत तो छूटेगी। तो नाखून फिर से समझाता है अल्फा और ओमेगा का अपना अपना स्मेल होता है। जैसे कि भाषा का स्मेल ऐसा है मानो कि बारिश की वजह से गीली मिट्टी की सुगंध हो। अब भाषा तो पहले खुद को सूंघता है, फिर नाखून से पूछता है उसका स्मेल कैसा है। अब की बार नाखून कुछ बोलता नहीं बल्कि अपने फेरोमोन्स रिलीज करता है। बस फिर क्या, स्मेल का असर होते ही भाषा नाखून की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन फिर अचानक ऑकवर्ड भी फील करने लगता है। तो नाखून बताता है ये सब फेरोमोन्स का असर है। जिस तरह उसके फेरोमोन्स फासा को खींच रहा है, वैसे ही फासा के स्मेल की वजह से ही नाखून उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर यकीन नहीं हो रहा तो फासा भी अपने फेरोमोन्स को रिलीज करके देखे। फासा पूछता है रिलीज कैसे करते हैं अपना फेरोमोन्स, कहीं उसके लिए पांदना तो नहीं पड़ता। मगर भला किसी की पांद इतनी खुशबूदार थोड़े होता है। जब नाखून कहता है फोकस करने पर फेरोमोन्स रिलीज होगा, तो फासा अजीबोगरीब चेहरा बनाकर आवाजें निकालते हुए अपने बॉडी से फेरोमोन्स रिलीज करने की कोशिश करता है। अब एक पॉइंट पर जब दोनों के ही फेरोमोन्स रिलीज होने लगते हैं तो दोनों ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मीनवाइल वहाँ जब नाखून एंटर करता है तो नाखून का एंग्री वाला फेरोमोन्स नाखून पर असर करने लगता है। अब नाखून भी अल्फा है इसीलिए वो रेजिस्ट तो कर जाता है, मगर फिर नाखून से कहता है प्लीज अपना गुस्सा ठंडा करो। उसे इस तरह डराने की जरूरत नहीं है, वो समझ गया है कि नाखून को अपना फ्यूचर पार्टनर मिल चुका है। अब जब नाखून बताता है कि उसने इसे काट दिया है तो नाखून भी घबरा जाता है, पूछता है अब क्या होगा, दोनों को शादी करनी होगी और क्या ये बात दूसरों को बतानी चाहिए। नाखून जब कहता है कि इस बारे में उसने सोचा नहीं है तो नाखून फिलहाल के लिए इन दोनों को अकेले छोड़कर ही चला जाता है। मीनवाइल जब फासा कहता है उसे घर जाना है तो नाखून कहता है जब अल्फा और ओमेगा का बॉन्ड बन जाता है ना तो उन्हें अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जब फासा यहाँ से जाने की जिद करता है तो नाखून डांटते हुए कहता है कोई भी डिसेंट ओमेगा अपने अल्फा को छोड़कर नहीं जाता। तो फासा पूछता है इस तरह किसी अनजान को पकड़कर काट देना तो ये भी एक डिसेंट अल्फा की हरकत नहीं लगती। पहले मुझे पकड़कर काटा, फिर यहाँ लेकर आया और अब यहाँ रहने की धमकी दे रहे हो। अब नाखून को तो समझ में आ जाता है कि फासा को कोई आइडिया ही नहीं है कि अलग हो जाने पर फासा के साथ क्या हो सकता है। लेकिन फिर फासा के जिद को देखकर नाखून कहता है ठीक है फिर जहाँ जाना है जाओ। अब अगले सीन में फासा के पास कोई एनवेलप आया है, लेकिन इससे पहले कि वो खोल कर पढ़ पाए फासा से मिलने आ जाता है उसका भाई ओंगसा। पहले तो ये कहता है कि फासा की तबीयत ठीक नहीं दिख रही, फिर पूछता भी है कल रात वो कहाँ रह गया था। तो फासा ये कहकर बात को टाल देता है कि था कुछ इशू, और फिर जो एनवेलप है उसे ओंगसा को थमाते हुए कहता है उसके टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। तो ओंगसा रिजल्ट को पढ़कर सिर्फ चौंकता ही नहीं है बल्कि कहता है कि फासा तो ओमेगा है, आंकड़े के मुताबिक 10 लोगों में 7 बीटा निकलते हैं, फिर 2 अल्फा और जो बचा एक है वो ओमेगा होगा। जब फासा कहता है फिर भी इसमें चौंकने की कौन सी बात है, तो ओंगसा कहता है फासा सिर्फ ओमेगा
ओमेगा नहीं है, वो प्योर ओमेगा है और ऐसा बहुत ही रेयर होता है, मतलब मिलियन में से एक। जब फासा को फिर भी कोई फर्क समझ नहीं आता तो ओंग्सा बताता है नॉर्मल ओमेगा का फेरोमोन स्वीट स्मेल करता है, सिडक्टिव होता है और उनमें प्रेग्नेंट होने और बच्चे को जन्म देने की कैपेबिलिटी होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल, बस उनकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर होती है। लेकिन प्योर ओमेगा अल्फा की तरह होते हैं और उनमें एनिग्मा टाइप के बच्चों को जन्म देने की शक्ति होती है। तो देखते हैं कि अभी तो फासा अल्फा, बीटा और ओमेगा को ही समझ नहीं पाया, फिर अब ये एनिग्मा कहाँ से आ गया। तो ओंग्सा उस बात को जाने देता है और ये कहता है फिलहाल के लिए तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि कोई फासा को काट न दे। अब यहाँ पर फासा का रिएक्शन देखते ही ओंग्सा समझ जाता है कि गड़बड़ हो गई है। पूछता भी है कि किसने काटा फासा को। फासा जब कहता है उसे कोई आइडिया नहीं है तो ओंग्सा सावधान करता है ऐसे नहीं चलेगा, फासा को इस इंसान के पास इमीडिएटली लौट कर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस दूरी की वजह से फासा की तबीयत खराब हो जाएगी और तकलीफ और दर्द इतना बढ़ सकता है कि शायद मौत भी हो जाए। मगर देखते हैं फासा ओंग्सा के बातों को सिर्फ इग्नोर ही नहीं करता बल्कि नाखून के पास लौटने से साफ इनकार भी कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है नाखून के घर, जहाँ पूरी फैमिली ब्रेकफास्ट करते दिखाई देते हैं। यहाँ जब नाखून के पापा को पता चलता है कि कल नाफिद पुलिस स्टेशन में था और उसे छुड़ाने के लिए नाखून और नाखिन को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, तो पापा ये कहकर बात को टाल देते हैं कि इस एज में छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। लेकिन फिर जब पापा को ये पता चलता है नाखून कल रात किसी स्ट्रेंजर को घर लेकर आया था, तो पापा बहुत ही भड़क जाते हैं और कहते हैं कि अगर नाखून इन सब में इंटरेस्टेड है तो होटल में लेकर जाए, किसी स्ट्रेंजर को घर पर लाने की क्या जरूरत है। अब यहाँ पर नाखून तो कुछ नहीं कहता मगर नाखिन बोल पड़ता है वो कोई स्ट्रेंजर नहीं है, नाखून ने उसे काट लिया था। बस फिर क्या, ये सुनते ही पापा सबसे पहले तो नाखून को एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं। यहाँ जब मम्मी कहती है कम से कम एक बार नाखून जो कह रहा है उसे सुन तो लो, तो पापा ये कहकर चले जाते हैं कि अल्फा होकर भी परिवार के नाम पर कलंक है ये नाखून। अब चलते हैं फासा की तरफ। उसे अचानक ठंड लगने लग गई है और एसी बंद करने के बावजूद फासा को ठंड लगनी कम ही नहीं हो रही। पहले खुद पर जैकेट ओढ़ लेता है, फिर रजाई का भी इस्तेमाल करता है मगर समझ नहीं पा रहा कि प्रॉब्लम कहाँ है। बट नाखून को संभालने के लिए नाखिन और मम्मी दोनों ही उसके पास हैं। यहाँ जब नाखिन ये कहकर माफी मांगता है कि उसके मुंह से गलती से निकल गया, तो नाखून कहता है कोई बात नहीं, पापा को भी इस बात का नॉलेज होना चाहिए। वही मम्मी जब पूछती है कि नाखून ने उसे काटा क्यों, तो नाखून कहता है ये बात तो उसे भी समझ नहीं आ रही, बस इतना याद है कि उसका स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। तो मम्मी कहती है ट्रू अल्फा का असली स्ट्रेंथ है उसका सेल्फ कंट्रोल। अगर नाखून के साथ ऐसा हुआ है इसका मतलब हुआ कि जरूर वो नाखून का सोलमेट होगा। अब वापस से चलते हैं फासा के पास जो रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है और उसके वियर्ड बिहेवियर को ओंग्सा भी नोटिस करता है, सजेस्ट भी करता है कि फासा को अपने अल्फा के पास लौट जाना चाहिए। मगर फासा कहता है हरगिज नहीं, वो उस पागल डॉगी के पास वापस नहीं जाएगा और उसने इस रूम का टेम्परेचर इतना लो क्यों कर रखा है। अब ठंड से बचने के लिए ओंग्सा फासा को एक स्वेटर तो देता है मगर फासा फिर ये कहकर लौटा देता है कि इसमें से बदबू आ रही है, जबकि ओंग्सा कहता है अरे कल ही तो धोया था इसे और कितना फ्रेश स्मेल आ रहा है इसमें से। बाय द वे जब गुस्से में फासा यहाँ से निकलता है तो दिखाया जाता है नाखून का एक बॉडीगार्ड यहीं पर है और फासा को फॉलो कर रहा है। वेल फासा घर तो पहुँच चुका है मगर राहत उसे अब भी नहीं मिल रही। इसी बीच उसे एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, अच्छी वाली, पॉजिटिव। यहाँ वहाँ ढूंढने पर पता चलता है ये स्मेल तो उसकी जैकेट की है। दरअसल जब फासा नाखून के साथ था तो उसने यही जैकेट तो पहन रखा था। अब थोड़ी देर के लिए तो फासा इस जैकेट के साथ आराम महसूस करता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैकेट के स्मेल का असर खत्म होते ही फासा की तबीयत फिर से खराब होने लग जाती है। अब उसे जबरदस्त गर्मी लगने लग गई है, बॉडी पेन कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि लाख कोशिशों के बावजूद फासा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। रोने ही लग जाता है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है और आखिर तक तो बेहोश ही हो जाता है। कट टू ओंग्सा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बस फासा की इस हालत को देखकर वो पैनिक किए जा रहा है। फाइनली वहाँ पहुँच ही जाता है नाखून, बहुत ही गुस्से में है, इसीलिए जो फेरोमोन्स वो रिलीज कर रहा है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि ओंग्सा से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। अब नाखून तो फासा को लेकर चला जाता है, वही ओंग्सा को रोकने और संभालने का काम करता है नाखिन। कट टू दिखाया जाता है कि फासा जितनी तकलीफ में है दरअसल नाखून भी उसी पेन से गुजर रहा है। वैसे कुछ देर के बाद नाखून तो शांत हो जाता है मगर फासा उसके तकलीफ को देखकर नाखून भी हैरान हो जाता है और फिर फासा को इतना डेस्परेट होते देखकर नाखून पूछता भी है कि क्या वो हीटिंग पीरियड से गुजर रहा है, तो रोते हुए ही फासा कहता है उसे नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। अब ज्यों कि ये सब हुआ है नाखून की वजह से ही, इसीलिए वो ये कहकर आगे बढ़ता है कि अब जो भी होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहेगी। और फाइनली इन्हें इंटीमेट होते दिखाकर ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है।
अब सुबह का सीन, फासा की आंख खोलते ही नाखून कहता है अब फासा को यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए। फासा कहता है कि बस फिजिकली तो हुए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब उसकी जिम्मेदारी नाखून उठाए। तो नाखून तो पहले इस बात पर चिढ़ जाता है, क्या फिजिकल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर गुस्से में अनजाने में ही अपने फेरोमोन्स रिलीज करने लग जाता है। अब तकलीफ होने पर जब फासा रोने लगता है तो नाखून समझ जाता है कि उसे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था और वादा भी करता है कि आइंदा से फासा को डराने के लिए वैसी हरकत बिल्कुल नहीं करेगा। अब जब शांत होने के बाद फासा पूछता है कि उसका और नाखून का साथ रहना इतना जरूरी क्यों है, तो नाखून कहता है बॉन्ड बनने के बाद अल्फा और ओमेगा को एक दूसरे के स्मेल की लत लग जाती है। यूं कहो कि टेक्निकली वो कपल बन ही जाते हैं। अब कपल बनने की बात सुनकर पहले तो फासा नाखून को चपेट लगाता है, फिर कहता है कि वो एक ही शर्त पर यहाँ रहेगा, नाखून बिना उसके परमिशन के उसे छुएगा नहीं। अभी बहुत मुश्किल से नाखून हाँ कहता ही है कि तभी के तभी फासा नाखून को अपने से दूर भी कर देता है। अगले सीन में फासा अपने घर पर सामान लेने आया है। अब इस घर को छोड़ने में उसे तकलीफ तो हो ही रही है, साथ में इस बात का अफसोस भी हो रहा है आगे चलकर उसके करियर का क्या होगा। अगले दिन सुबह जब नाखून फासा को ब्रेकफास्ट टेबल पर लेकर आता है तो पापा बिना कुछ कहे ही वहाँ से उठकर चले जाते हैं। पीछे पीछे नाफिद भी चल देता है। वहीं फासा के फेरोमोन्स की स्मेल मिलते ही मम्मी कहती है फासा का नाम तो उसके पेरेंट्स से बिल्कुल सही रखा है, क्योंकि सच में फासा से बारिश की खुशबू आ रही है। कहने का मतलब फासा के यहाँ होने से मम्मी और नाखिन को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले कट में फासा अपने भाई को कॉल करके कहता है घर तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें कभी इतने कंफर्ट की चाहत नहीं थी, वो तो बस ग्रेजुएट होकर एक अच्छी सी जॉब करके नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। मगर ओंसा कहता है कि शहर के बहुत बड़े फैमिली से रिश्ता जुड़ा है फासा का और फिलहाल उसकी सेफ्टी ज्यादा मैटर करती है। वैसे इन सब को लेकर नाखून का क्या कहना है? फासा कहता है कि उसकी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो भी उसे काटना नहीं चाहता था। खैर इसके बाद फासा ओंसा के रेस्टोरेंट आता तो है लेकिन साथ में उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी हैं। अब यहाँ पर फासा दोनों बॉडीगार्ड से कहता तो है कि ब्रेक ले लो, कहीं घूम कर आ जाओ, मगर बॉडीगार्ड कहता है उसे यहाँ पर फासा के प्रोटेक्शन के लिए ही रखा गया है। मगर फासा बड़बड़ाता है कि प्रोटेक्शन कम और वो कैदी ज्यादा लग रहा है। अब यहाँ पर जब ओंसा आता है तो मजाक में कहता है अगर पति को अपनी पत्नी की फिक्र हो रही है, उसके प्रोटेक्शन के लिए गार्ड भेजा है तो इसमें दिक्कत ही क्या है। तो फासा चिढ़ कर कहता है वो किसी की पत्नी वत्नी नहीं बनने वाला। ओंसा कहता है कि नाखून के काटने के बाद वो नाखून की पत्नी तो बन चुका है, अब ये सोचना है उनका जो बेबी होगा। फासा जब फिर से कहता है वो तो एक पुरुष है, भला वो कैसे प्रेग्नेंट होगा। ओंसा कहता है ओमेगा मेल हो या फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर फासा स्पेशल ओमेगा भी तो है। तो अब यहाँ पर फासा रिक्वेस्ट करता है देखो ओंसा मैं अभी तुम्हारा भाई हूँ तो प्लीज ये स्पेशल वाली बात किसी को मत बताना। वेल अब थोड़ी देर बाद वहाँ नाखिन को आते देखकर ओंसा तो ये कहकर चला जाता है उसे जरूरी काम याद आ गया है। वही नाखिन फासा से कहता है कि वो यहाँ पर अपने भाई के पार्टनर की सेवा के लिए आया है। तो ओंसा भी जवाब देता है कि वो और नाखून रिलेशनशिप में नहीं है, इसीलिए बकवास की बातें न करे तो अच्छा होगा। अब अगले सीन में जब नाखून को पता चलता है फासा लौट आया है तो कहता है फासा को यहाँ ले आओ, बात करनी है। जब नाखून फासा से पूछता है वो अपना सामान ले आया तो फासा कहता है हाँ, लेकिन नाखून का घर तो इतना बड़ा है वो कोई दूसरे रूम में नहीं रह सकता। नाखून कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि फासा को उसी के साथ सोना है। मीनवाइल जब वहाँ पर दोनों बॉडीगार्ड्स आते हैं तो नाखून कहता है एक का नाम आई है और एक का नाम सिला, और फासा को किसी भी चीज की जरूरत हो इन्हें कहेगा। अब इनके चले जाने के बाद फासा कहता है ठीक है, वो नाखून की हर बात सुनने को तैयार है, बस वो जॉब करना चाहता है। यहाँ नाखून जब कहता है फासा नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा, आम इंसान को तो आराम करना पसंद है। फासा कहता है ठीक है, कहीं और नहीं तो नाखून अपनी ही कंपनी में उसे जॉब दे दे। अरे उसके पास सिर्फ स्किल्स ही नहीं है बल्कि वो गुड लुकिंग भी है। फाइनली जब नाखून मान जाता है तो फासा के चेहरे पर भी खुशी दिखाई देती है, और इसी पॉइंट पर ये एपिसोड यही हो जाता है फ्रीज। मुझे उम्मीद है आपको मेरा हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड के अपलोड पर आपको मिले नोटिफिकेशन, इसके लिए आप करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक। जल्द मिलते हैं, तब तक गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय।